अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ तो अभी 4 मार्च 2025 और मंगल के दिन की रात है, लेकिन पाकिस्तान, मशरक़ी वस्ता, हिंदुस्तान और दुनिया के बहुत से हिस्सों में अब 5 मार्च 2025 के दिन और बुध का आगाज़ हो रहा है। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान तो खैर आज मेरे सामने है नहीं, इससे पहले कि पाकिस्तान, मशरक़ी वस्ता, अमेरिका, यूक्रेन की बहुत सी डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं अपना एक क्विक एनालिसिस आपके सामने रखूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि महलो वकूफ़ क्या है जहाँ मैं बैठा हूँ। मैं इस वक्त अमेरिकन कांग्रेस की जो बिल्डिंग्स हैं उसके बिल्कुल करीब बैठा हूँ। इनफैक्ट मेरे से थोड़ी ही दूर यूएस कांग्रेस लाइब्रेरी है और मेरे पीछे जिस सड़क को आप देख सकते हैं, तो इतना ट्रैफिक यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। इनफैक्ट ये जंक्शन है पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और इंडिपेंडेंस एवेन्यू साउथ ईस्ट का, जहाँ इंडिपेंडेंस एवेन्यू ख़त्म हो जाती है और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू जो बहुत मशहूर है वो यहाँ से शुरू होती है। और अब से थोड़ी देर में अमेरिका के सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक जॉइंट सेशन जो है कांग्रेस का, ये पहला जॉइंट सेशन होगा प्रेसिडेंट बनने के बाद पिछले 6 हफ्ते के बाद, जिससे वो खिताब करेंगे, जहाँ स्पीकर ने माइक जॉनसन ने उन्हें मदऊफ किया। ये स्टेट ऑफ द यूनियन नहीं है, ये स्टेट ऑफ द यूनियन नहीं है, ये प्रेसिडेंट की पहली अपीयरेंस है जॉइंट सेशन में। और यहाँ पर तवक्को ये की जा रही है कि वो यूक्रेन के साथ मिनरल डील का भी कहेंगे कि बहुत जल्दी अमेरिका और यूक्रेन जो है वो मिनरल डील जो खटाई में पड़ गई थी फ्राइडे के दिन, उस पर बहुत जल्दी अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान में एक एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। ये और बात है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ट्रेजरी हैं मिस्टर बेसेंट, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस किस्म का फौरी तौर पे कोई प्लान नहीं है। ताहम जो दुनिया की बहुत बड़ी खबर रसा एजेंसी है रॉयटर्स, उसका दावा यह है कि फ्राइडे को जो डिबैकल हुआ था वाइट हाउस के अंदर, जो बहुत बदमज़गी हो गई थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के सदर और वाइस प्रेसिडेंट के दरमियान, उसके बावजूद अमेरिका के ऑफिशियल्स और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के दरमियान मुसलसल रब्ता रहा है सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे तक, और वो डील बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही अभी, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की तरफ चलूँ, थोड़ा सा ऐड कर दूँ, चूँकि इसका मैंने शुरू में ही जिक्र कर दिया है कि कुछ घंटे पहले, आज के दिन में जो ट्यूसडे का दिन जो ख़त्म हुआ, उसमें बहुत घंटे पहले जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने खासी उनकी एक एपोलोजेटिक किस्म की टोन थी। ये और बात है कि अपने पुराने इश्यूज़ पे वो इसरार भी करते रहे, और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से फ्राइडे को उनकी वाइट हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई, उसका जिस तरह से उसको होना चाहिए था वो उस तरह से उसका टर्न आउट नहीं हुआ, खुशगवार तरीके से वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन जो है वो अमेरिका के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो है अपनी मिनरल डील साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी चीज़ें भी दोहरा दी, जिसका दोहराते ही उनकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ टकराव हो चुका था। उन्होंने कहा कि प्रिजनर्स का स्वैप भी होना चाहिए, यानी जो यूक्रेनियन प्रिजनर्स रशिया के पास हैं उनकी रिलीज़ भी होनी चाहिए। और वो ये समझते हैं कि ये जो मिनरल्स की डील है ये स्टेपिंग स्टोन होगी, इट विल बी फर्स्ट, यानी इनिशियल स्टेप्स होंगे टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन। अच्छा, अब जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं इसके बारे में अगर आपको याद हो कि वो जो तकरीबन 50 मिनट की जो वाइट हाउस की डिस्कशन थी फ्राइडे को, डोनाल्ड ट्रंप का उसमें व्यू ये है कि एक दफ़ा जब अमेरिकी कंपनियां मिनरल्स के डिपॉजिट की एक्सट्रैक्शन का काम शुरू कर देंगी और अमेरिकन ग्राउंड पे होंगे यूक्रेन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली तौर पे रशियंस दोबारा वहाँ पे हमला नहीं करेंगे, अमेरिकन की प्रेजेंस होगी और यही एक तरह से सिक्योरिटी गारंटी होगी। यूक्रेन को ऑन द अदर हैंड, चूँकि उनकी रशिया के साथ हिस्ट्री बड़ी मुश्किल किस्म की है गुज़िश्ता कई सौ बरस की, उनको लगता है कि उनको नेटो की तरह की, उनको अब तो एहसास हो चुका है कि उनको नेटो में जगह नहीं मिल सकती, उनको यूरोपियन यूनियन में जगह नहीं मिल सकती, लेकिन वो अभी भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको किसी किस्म की सॉलिड गारंटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी। बहरहाल इस सब चीज़ से पता हमें क्या चलता है, इसका एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है। इससे हमें ये पता ये चलता है कि यूरोपियंस को और ज़ेलेंस्की दोनों को, और ज़ाहिर है कि ज़ेलेंस्की को आपको पता है कि यूरोपियंस की बहुत हमायत हासिल है, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं उनको ये एहसास है कि ये जो मिनरल्स डील है ये उनके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत इसकी ख्वाहिश रखते हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप चूँकि चीन के ऊपर, और उन्होंने ट्रेड वॉर भी शुरू कर दी है गुज़िश्ता 24 घंटों में मैक्सिको, कनाडा और चीन के साथ, उन्होंने भी आगे से उसका जवाब दे दिया है। तो एक ट्रेड वॉर वो चूँकि शुरू कर रहे हैं चीन के साथ, वो चाहते हैं कि उनकी जो रेयर अर्थ मेटल्स की, यूरेनियम की, टाइटेनियम की और लिथियम की जो उनकी सप्लाई है, जो इस वक्त अमेरिका का टोटल दारोमदार जो है
वो चीन की सप्लाई लाइन के ऊपर है, वो उससे उनकी वो सप्लाई को शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और ज़ेलेंस्की को इसका एहसास है, और अंग्रेज़ों को, फ्रेंच को और यूरोपियंस को, जर्मन को और ब्रिटिश को भी इसका एहसास है। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तरीके से ये ट्वीट किया है, और मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें उनको खासी कामयाबी हो जाएगी। अब देखें, स्टेट ऑफ यूनियन अभी हुआ नहीं है, स्टेट ऑफ यूनियन तो नहीं है, मैंने आपको कहा टेक्निकली ये एक जॉइंट सेशन से डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे हैं, लेकिन जब ये मेरे सामने आ जाएगा तो मैं फिर अगले चंद घंटों में उसके हवाले से भी कमेंट करूंगा। अब हम चले पाकिस्तान की तरफ, जिससे कि मेरा जो वीडियो है इसके उन्वान से आपको एहसास होगा कि मैं समझता हूँ कि एक बार फिर इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान के आम जो सियासी रवायती लीडर हैं, शरीफ ज़रदारी ख़ानदान, या गुज़िश्ता 30 बरस में हमने जो भी लीडरशिप पाकिस्तान में देखी है, उनसे इमरान खान बिल्कुल यकसर तौर पे मुख्तलिफ हैं। एक वक्री किस्म के वो लीडर हैं, वो उनकी क्लास ही जो है वो डिफरेंट है, वो इस क्लास और इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते जिसमें एक आम पाकिस्तानी सियासी लीडरान जो हैं वो फॉल करते हैं। और इसका उस वक़्त हमें पता चलता है जब मंगल के दिन में अलग अलग मुलाकातें करती हैं उनकी अपनी हमशीरा, उनकी बहन, अब पता नहीं लोगों का ख्याल है लफ्ज़ गलत मेरा निकल जाए तो उसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे नहीं पता कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इमरान खान की बहन है, उनकी हमशीरा है। तो अलीमा खान और उनके वकील तो ज़्यादा सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो दोनों अलग अलग मुलाकातें करते हैं इमरान खान से, और फिर दोनों अलग अलग निकल के अपनी एक प्रेस टॉक करते हैं अडाला जेल के बाहर, जिसमें पहले अलीमा करती हैं, उसके बाद सलमान अकरम राजा करते हैं। और अलीमा की जो प्रेस टॉक है, जिसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है कि जब इमरान खान को अखबारों से ये पता चला कि चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और काबीना ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रखने का फ़ैसला किया, तो इमरान खान ने बड़ी बरहमी का, नापसंदीदगी का इजहार किया, और उन्होंने ये मैसेज भिजवाया कि स्टेडियम का नाम फौरी तौर पे वापस अरबाब नियाज़ कर दें। उन्होंने कहा ना तो मैंने कभी इस चीज़ को पसंद किया है, ना मैं अपने लिए इस चीज़ को जो है वो पसंद कर सकता हूँ। और यहाँ पर उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर की उनको भी एक शटअप कॉल दी है। बुनियादी तौर पे अली अमीन गंडापुर को और खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई को उन्होंने, इमरान खान ने ये पैगाम भिजवाया है कि आपने मुझे बहुत छोटा ही समझा है, कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मेरे नाम के ऊपर करें, दिस इज़ बियॉन्ड मी, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। और एट द सेम टाइम उन्होंने पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने शरीफ, ज़रदारी और इस किस्म के जितने भी छोटे मोटे किस्म के, ये असल में लीडर तो है भी नहीं, मैं आपको कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं मकरू किस्म के, इनके मुँह पे उन्होंने दोनों हाथों का एक थप्पड़ मारा है। क्योंकि आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले ही हमें ये खबर मिली थी कि जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने माशरती उलूम या पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में अपनी तस्वीरें, अपनी वालदा वाजिदा की तस्वीरें जो हैं वो भी उन्होंने वहाँ पे पब्लिश कर दी हैं, उनको बड़ी बड़ी शख्सियात में उन्होंने शामिल कर दिया है। ऐसा जब भी होता है, ये एक लीडरशिप जब चली जाती है, अमेरिका में आप देखते हैं कि या तो लीडरशिप के दुनिया से चले जाने के बाद, या जब उनका सियासी रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, जैसे वाशिंगटन के करीब जो डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी मैंने गलत कह दिया, रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट जो है, जो बिल्कुल वाशिंगटन से मेरे थोड़े ही फासले में है, डीसीए एयरपोर्ट जो है, वो भी रोनाल्ड रेगन की ज़िंदगी में तो मेरा ख्याल हुआ था, लेकिन रोनाल्ड रेगन उस वक्त प्रेसिडेंसी से हट चुके थे। इनफैक्ट उसकी कोई मेरा ख्याल मेमोरी लॉस भी उनका हो चुका हुआ था, सिनाइल हो चुके थे, उनको तो शायद एहसास भी ना होता कि उनके नाम पे वो एयरपोर्ट जो है वो एक और आने वाली रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके नाम पे एयरपोर्ट रखा है। तो रीति दुनिया की यही है कि या तो लीडरशिप दुनिया से चली गई होती है, या वो अब उसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होती, वरना अपनी ज़िंदगी में आप इस किस्म की चीज़ें नहीं करते जिस तरह की चीज़ें जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने की। और आज इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो जो हैं इन तमाम लोगों से कितने ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और इशूज़ की तरफ आऊँ जो हैं उसमें, अब देखिए कि चूँकि दोनों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले मैं ये बताऊँ कि अलीमा, मैंने पहले भी अपने पिछले वीलॉग्स में कहा था कि अलीमा इमरान खान की बहन और उनकी हमशीरा होने के हिसाब से ये इमरान खान की सेहत के हवाले से जो चहमगोइयाँ की जाती हैं या ख़बरें या रूमर्स फैलाई जाती हैं, इनके बारे में अलीमा बहुत सेंसिटिव हैं। और ये ग़ालिबन तीसरी या चौथी दफ़ा है कि उन्होंने बड़ी सख्त इसकी सरजनिश भी की है, इसे उन्होंने कंडेम किया है कि ये गुज़िश्ता 48 घंटों से ये बहुत से लोगों ने जो ख़बरें फैलाई हुई थी कि इमरान खान के कान में बड़ी सीवियर किस्म की इन्फेक्शन है, जिसके नतीजे में उनके
ब्रेन को ख़तरा हो सकता है, ये टोटल लागू फजूल और वाहियात चीज़ थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने नाम भी लिया, उन्होंने कहा कि पूछा उन्होंने लोगों से कि ये मेरा ख्याल है हसन अयूब है जिसने ये ख़बर फैलाई थी। और जब मैंने ये नाम सुना अलीमा के मुँह से, अलीमा खान साहबा के मुँह से, तो मुझे याद आया कि ये जो है सॉरी फॉर स्टॉपिंग दी वीडियो, मैं इसे कहते हैं, मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। देखिए हसन अयूब का जब उन्होंने नाम लिया, मेरा ख्याल है ये वही शख्सियत हैं जो PMLN का, बिल्कुल अब इनको सहाफ़ी भी कहना ज़्यादती होगी लफ्ज़ सहाफ़त के साथ, मेरा ख्याल है ये PMLN की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का और उनका जो एक खौफनाक किस्म का स्क्वाड है, ये उसका हिस्सा है। और मैं खौफनाक इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, और मेरा ख्याल है कि मेरा बिल्कुल सही मुझे याद पड़ता है कि अक्टूबर 2022 में इमरान खान पे कातलाना हमला होने से चंद दिन या 2 हफ्ते पहले हसन अयूब ही वो शख्सियत थे जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि इमरान खान ने अपनी एक तकरीर के अंदर जो कुछ कहा है, जब हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या इस्लाम की तारीख़ के हवाले से उन्होंने कोई बात की, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने ब्लास्फेमी कर दिया। और आपको फिर याद होगा कि जब 2 नवंबर 2022 को वज़ीराबाद के करीब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, तो जो कातिल था उसने अपनी जो एक्सप्लेनेशन बाद में पुलिस को दी कि वो कहता है कि उसने इसलिए इमरान खान के ऊपर हमला किया कि इमरान खान, उसका ख्याल है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की। मैं इसको जब एनालिसिस से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हमले का PMLN की लीडरशिप के साथ, नवाज़ शरीफ की पार्टी के साथ ख़ास ताल्लुक़ था। पता नहीं जनरल बाजवा वगैरह का क्या ताल्लुक़ था, लेकिन इनका डेफिनेटली ताल्लुक़ था, बिकॉज़ ये इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते थे। इनको लगता था कि इमरान खान जो है वो इनकी मर्ज़ी का जो आर्मी चीफ़ लाया जा रहा है, जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, वो इमरान खान उसका रास्ता रोकने के लिए एक कैंपेन और एक रैली जो है वो रन कर रहे हैं। तो अब इस सभी चीज़ों को जब देखते हैं तो आपको क्लियरली साफ ये नज़र आने लगता है कि ये जो शख्स है जो बैक कॉमिंग करता है अपने बालों की, थिक जिसके बाल हैं, ये हसन जो अयूब है जिसका नाम आज अलीमा खान साहबा ने लिया है, ये PMLN के और शरीफ ख़ानदान की साजिशों का हिस्सा है। ये सहाफ़ी किसी सूरत से नहीं बनता जो मैं सर्कमस्टांसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अलीमा ने बड़ा कंडेम किया, उन्होंने कहा कि ये लोग ये ख़बरें उड़ाते हैं, और बहुत उन्होंने उसको कंडेम किया। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसी हवाले से उन्होंने भी कंडेम किया, और उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन था इमरान खान का, जिसको इतना ज़्यादा बात को पतंगड़ बना के प्रेजेंट किया गया है। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इमरान खान के जो अपने ज़ाती मॉलेज और पर्सनल फिजिशन हैं, जैसा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं या फिर फैसल सुल्तान हैं शौकत खान हॉस्पिटल के, उनसे इमरान खान की 4 महीने हो गए हैं मुलाकात नहीं करवाई, और हम उस सिलसिले में मेरे अदालत में जा रहे हैं और हम रिमाइंड करवा रहे हैं कि उनसे उनकी पर्सनल फिजन से मुलाकात होनी चाहिए। ताहम सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी जो प्रेस टॉक की, 2 प्रेस टॉक्स की उन्होंने, एक प्रेस टॉक उन्होंने अडयाला जेल के बाहर की, दूसरी प्रेस टॉक जो है उन्होंने मेरा ख्याल हाई कोर्ट के बाहर की। तो उन्होंने इसकी भी वजाहत की कि ये जो लोग कहते हैं, किसी ने उड़ा दी है ख़बर कि माह रमज़ान में इमरान खान को सहरी नहीं दी जा रही है या उनको इबादत नहीं करने दी जा रही है, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, ये बिल्कुल फजूल और बकवास है और इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान इज़ इन हाई स्पिरिट्स, वो बहुत अच्छी हेल्थ के अंदर हैं, उन्होंने इस किस्म की कोई शिकायत नहीं की। बल्कि इस दफ़ा आज सलमान अकरम राजा जो बज़ाते खुद बड़े अच्छे मूड में लग रहे थे, उन्होंने ये चीज़ भी ऐड की कि इमरान खान जो है उनको अपनी पार्टी से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। ये दूसरी तीसरी दफ़ा है कि सलमान अकरम राजा ने इस चीज़ की वजाहत की है और असर्ट किया है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम की वजह से जेल में है, वरना ज़ाहिर है वो उनको तो बहुत ऑफ़र की जाती है कि आपको यहाँ से निकाल के आपके घर बनी गाला में शिफ्ट करते हैं, लेकिन इमरान खान शऊरी तौर पर समझते हैं कि वो कोई भी ऐसी डील नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तानी कौम की जो स्ट्रगल है फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, वो मुतासर हो। तो उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा ये हेल्थ वाला जो इशू है ना, इसको मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं जब अलीमा जो इमरान खान की बहन हमशीरा का मैं माइंड पढ़ता हूँ, उनके जहन में ये बहुत ख़तरा है। जब भी इमरान खान की सेहत की बात उड़ा दी जाती है तो अलीमा को ये शक गुजरता है कि एक स्टेज सेट किया जा रहा है। एक वैसे भी एक हफ़्ते के बाद मुलाकात होती है, एक ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है, टेस्ट बैलून लॉन्च किए जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाए और उससे पहले लोगों के जहनों में ये बात डाली जाए कि इमरान खान अचानक बीमार हो गए, उनको कोई इन्फेक्शन यानी दिल की पहले बीमारी भी हो सकती है ना, इसी तरह से लोगों के जहनों में बात डाली जाए कि जनाब इमरान खान को इन्फेक्शन थी, अचानक ही उनके ब्रेन को कुछ हो गया और उनको फिर उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए, समथिंग लाइक दिस। तो अलीमा के जहन को मैं पढ़ता हूँ और अलीमा के जहन में इस किस्म का एक खौफ जो है वो मुझे नज़र आता है। अच्छा, अब मैं आऊँ थोड़ा सा आगे कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सी रीशफल हुई है
इमरान खान के वकला के हवाले से, इमरान खान के स्पोक्स पर्सन के हवाले से नियाज़ुल्लाह साहब जो हैं उनको ग़ालिबन इमरान खान का स्पोक्स पर्सन जो है वो लगा दिया गया है। वकला में भी कुछ तब्दीली हुई है। ज़हीर साहब, मुझे जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि बुशरा बीबी जो हैं उनके 4 स्पोक्स पर्सन जो हैं वो लगाए गए हैं। नाम उनके इमटेरियल हैं मेरे लिए, लेकिन उनकी जो स्पोक्स पर्सन उनके साथ थी इतने दिनों से, जो पहले भी हटा दी गई थी, मिशाल यूसुफ़ज़ई, उनको हटा दिया गया है उस पोजीशन से। कोई एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। मेरा ख्याल है एक रिपोर्टर ने ये सवाल पूछने की भी कोशिश की, लेकिन सलमान अकरम दारा साहब ने बड़ी मतलब महारत से उसे उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन इसकी कोई मुझे एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई कि क्या वजह है कि ये बेचारी मिशाल यूसुफ़ज़ई, जो मेरा ख्याल है इंसाफ स्टूडेंट नहीं सॉरी इंसाफ लीगल फ्रेमवर्क ILF वगैरह जो है उससे भी उनका ताल्लुक़ है, उनको क्यों हटा दिया गया? उन्होंने क्या ऐसी चीज़ की है जो एक्सेप्टेबल नहीं है जिस वजह से दूसरी दफ़ा उनको हटा दिया गया? क्या पॉलिटिक्स जो है वो इसके पीछे है? अच्छा, एक जो बहुत मैं समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सलमान अकरम दारा से एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जो कुछ 26 नवंबर को कत्ले आम मैसेकर हुआ है उस पर आप लोग ना तो कोई ठीक तरह से केस ला सके हैं, ना आप कोई इस्तग़ासा ला सके हैं, ना कोई FIR इस तरह से। तो सलमान अकरम दारा ने उनको कट शॉर्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात सही नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंट मूड में थे। उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब ने 1400 पेज का एक इस्तग़ासे का डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट जो है वो उन्होंने अदालत के सामने वो लाई है। अब अदालत उसको ना टेकअप करे वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन ये मटेरियल एग्जिस्ट करता है। मैं इस पॉइंट को क्यों एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने शायद आपको बताया नहीं, मैं शुरू में मुझे बताना चाहिए था कि मैं यहाँ पे आज जो लाइब्रेरी कांग्रेस के करीब बैठा हूँ उसकी वजह ये थी कि मैंने फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल से रिक्वेस्ट की थी कि उनका आज डे ऑन द हिल था। जब वो यहाँ पे आती है उनकी छोटी सी टीम और वो डिफरेंट कांग्रेस जो मैन होते हैं उनसे उन्होंने अपॉइंटमेंट्स ली होती हैं, कुछ ओपन डोर पॉलिसी भी होती है, वो उनसे आके मिलते हैं, कांग्रेसमैन से मिलते हैं, कांग्रेशनल एड से मिलते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, उनकी जो लेजिस्लेटिव इंटर्नी मैंने गलत कह दिया, जो लेजिस्लेटिव टीम होती है उससे मिलते हैं, असिस्टेंट्स वगैरह से। तो मैंने उनको कहा कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये आपकी मीटिंग्स इतनी पूरे सारा दिन आखिर कैसे गुजरता है, तो मुझे भी साथ ले जाएँ। तो मैं इसी चक्कर में यहाँ पे आया हुआ था और इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव मेरा ये एक्सपीरियंस था। और मैंने देखा कि चूँकि ज़ाहिर अंदर कांग्रेसमैन फिर रहे होते हैं सारे, तो अगर आप थोड़ा से भी क्लूड ऑन हो अमेरिकन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स में, तो आप किसी भी कांग्रेसमैन के साथ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो है वो स्पार्क कर सकते हैं और आपको एक अच्छा एक इंटरेक्शन होता है और वो इंटरेक्शन फिर आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। तो जो कांग्रेशनल एड्स के साथ और लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स के साथ मेरी बहुत सी कॉन्वर्सेशन हुई थ्रू आउट अलॉन्ग विद द फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के डॉक्टर उस्मान के साथ, उस्मान मलिक के साथ, उस पर मैंने एक चीज़ देखी जो मैं सलमान अकरम दारा साहब के लिए और रऊफ़ हसन साहब के लिए मैं वो लाना चाहता हूँ, गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो सलमान अकरम दारा का कमेंट है। मैंने देखा कि जो कांग्रेशनल एड्स हैं उन्हें 26 नवंबर 2024 का जो मैसेकर हुआ है इस्लामाबाद में डी चौक के करीब, खूनी चौक के, उसकी इनॉर्मिटी का कांग्रेशनल एड्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। मैंने उनको बताया, उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के जो बड़े अखबार हैं जिन्हें ये लोग रिलाई करते हैं पाकिस्तान की दुनिया को समझने के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है और भी जितनी पब्लिकेशंस हैं या अमेरिकन टेलीविज़न है, उनमें से किसी ने भी 26 नवंबर 2024 के वाक़यात को डिस्क्राइब नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया। मुझे याद होगा कि आपको याद होगा कि जब ये खौफनाक वाक़यात हुए तो मैंने इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम के पाकिस्तान के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सलमान मसूद साहब, उन्होंने यहाँ बहुत डंडी मारी और उन्होंने इसको बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट किया कि तहरीक इंसाफ कहती है कि वहाँ गोली चली है और असल में शायद गोली नहीं चली। उन्होंने ऐसे वो कहते हैं, वो जो तरीका है कि तहरीक इंसाफ की कह रही है कि गोली चली है, तो यहाँ पर इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसके ऊपर बहुत कुछ उर्दू में कहा है, उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी बनाई है, मेरा ख्याल है इंग्लिश में भी उन्होंने बनाई थी, लेकिन उसकी कोई रेजोनेंस और इम्पैक्ट जो है वो कांग्रेस की बिल्डिंग्स के अंदर, मैं 3-4 बिल्डिंग्स में गया हूँ, वहाँ पे नहीं पाई जाती। मेरी सलमान अकरम दारा साहब से और रऊफ़ हसन साहब से इस्तदा है, बिकॉज़ यही दोनों लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे जहन में आते हैं जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग जिसमें कोई एग्जैजरेशन ना हो, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स को अनइमोशनल तरीके से डिस्क्राइब किया जाए, जिसमें कोई एडजेक्टिव्स ना हो, जिसमें कोई फ़ौज के किसी के ख़िलाफ़ बात वहाँ ना की जाए, सिर्फ बताया जाए कि क्या हुआ है। इस किस्म की रिपोर्ट्स को जो है ना कांग्रेस तक पहुंचना चाहिए। ये एक डिजिटल फोल्डर भी हो सकता है जो और बिल्कुल इसमें सिर्फ वो एविडेंस हो जिसको जो पढ़े लिखे जहन देखें तो उनको समझ आए। ये फ़ोल्डर यहाँ पर
फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल को उनके साथ कोई इसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, बिकॉज मैंने आज सारा दिन देखा है कि इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग कि जो कुछ हुआ है वो यहाँ पे नहीं पाई जाती। ये मैं चाहता था कि लोगों तक जो है मैं ले जाऊँ, इसकी प्रॉपर डिसेमिनेशन करने और इंग्लिश के अंदर ऑफ कोर्स करने की ज़रूरत है। अब मंगल का जो दिन है उसमें पाकिस्तान में बन्नू कैंटोनमेंट में, पहला नहीं है, इससे पिछले हफ्ते भी मैंने देखा था, कुछ दिन पहले भी वहाँ पे हमला हुआ, लेकिन बन्नू कैंट के ऊपर जो दहशतगर्द मिलिटेंट्स हैं उन्होंने हमला किया। 2 एक्सप्लोसिव ड्रिवन व्हीकल्स के ज़रिए उसके पेरीमीटर को ब्रेक करने की उन्होंने कोशिश की और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से ये दावा किया गया है कि जनाब हमने इस हमले को नाकाम बना दिया है और 6 खौफनाक दहशतगर्द जो हैं TTP के हमने मार डाले हैं। कम से कम पाकिस्तान के अखबारों में इसको ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया। अब इसमें हैरानगी की मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात ये लगती है, उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पोक्स पर्सन है जनाब बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं, उन्होंने बैरिस्टर सैफ ने ही गालबन ये कहा था कि इमरान खान को सैरी शेरी नहीं करने दी जा रही, और इसी के हवाले से सरबान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जो शेख वकास हैं उन्हें बैरिस्टर सैफ से पूछना चाहिए कि उन्होंने इस किस्म की बात क्यों कही। लेकिन यहाँ बैरिस्टर सैफ ने एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने रेट्रिक यूज़ किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस किस्म की दहशतगर्दी के हमले जो हैं उनको नाकाम भी बना देंगे और उनसे डरने वाले नहीं हैं। मैं हैरान हूँ कि नाकाम क्या बना देंगे, और जो इंटीरियर की तरफ से भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है, अगर कैंटोनमेंट्स के ऊपर ये दहशतगर्द और मिलिटेंट जिनको आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया, वो कह रहे हैं TTP के हैं, बाज़ अखबारों में बाज़ ज़राए ब्लॉग कह रहे हैं वो किसी और ग्रुप से हैं, पता नहीं क्या सफ़ारान या पता नहीं क्या उनका नाम है, बट वो किसी भी ग्रुप से हैं, अगर वो हमारे मिलिट्री की छावनियों और कैंटोनमेंट्स के प्रोटेक्टेड पैरामीटर्स पे हमला करते हैं, और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि उसमें एक जगह पे लिखा है कि 12 सिविलियंस जो हैं जहाँ भाग हुए, एक जगह पे लिखा है कि 15 जो हैं अब वो जहाँ भाग हो गए, 30 से ज़्यादा जो हैं वो लोग ज़ख्मी हैं। जो लोग ज़ख्मी हैं उनमें से खुदा बेहतर जानता है कि कितने मज़ीद लोग जो हैं वो जहाँ भाग हो जाएंगे। ज़ख्मी होने वालों के अंदर औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। तो इस हमले को फिर आप क्या नाकाम कह रहे हैं? अगर आपका जो यार्ड स्टिक मुझे लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इसे कहते हैं कितने बंदे मार दें दूसरी साइड से, तो ये कामयाबी हो जाती है। सिर्फ 2 दिन पहले आपको याद होगा कि कोयटा के हवाले से खबर ये थी कि गवादर की जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं मिलिटेंट्स ने। उससे सिर्फ 2 दिन पहले आपको मुख्तलिफ KP के इलाकों की खबरें थीं, और उसके साथ अभी ये भी हमारे सामने खबर आ रही है जिसको पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ने प्रोड्यूस ही नहीं किया कि तोरखम पे पिछले कई दिनों से हेवी फायरिंग हो रही है बिटवीन दी अफगान गालिबन सिक्योरिटी फोर्सेस या ट्राइबल्स और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान हो रही है, जिसकी ट्विटर के ऊपर आपको फुटेज मिलती है अफगान सोर्सेस से, लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेस से उस पर कोई कमेंट नहीं किया जाता। जब हम इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हैं, आज की डेवलपमेंट्स में लाके, तो आपको साफ ये नज़र आता है, साथ ही फरवरी का डेटा भी आया है कि कितने हमले हुए हैं, कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत जो है वो अंडर सीज है। और जहन में रखिए कि दी ओनली टाइम पीरियड जिसमें पाकिस्तान की टाइम जो रियासत है और माशरा जो है वो अंडर सीज या अंडर अटैक नहीं था पिछले 25 बरस में, तो वो सिर्फ वो गोल्डन टाइम पीरियड था जिसमें इमरान खान की हुकूमत थी। स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त एंड सितंबर 2018 से जब ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान में अमन था, सुख चैन था, दहशतगर्दी के हमले नहीं हो रहे थे, और अभी हमले इंक्रीजिंगली हमें बढ़ते नज़र आते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि अब से चंद घंटे पहले अरब लीग का मिस्र में जो इजलास इमरजेंसी हुआ जिसमें 22 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, वहाँ अरब लीग के इन सरबराहों ने इजिप्ट का वो जो रिकन्स्ट्रक्शन प्लान है गाज़ा का $53 बिलियन का, जो 5 साल पे चलेगा 2 फेजेज़ में, उसका उन्होंने अप्रूवल दिया। अरब लीग के समिट में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने भी शिरकत की, पूरा उन्होंने इसे सपोर्ट किया। अमरीकी ज़राए अब्लाग ये कहते हैं कि ये इजिप्शियन और अरब लीग का जो प्लान है ये बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान था रिवियरा बनाने का और पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करने का, ये उसको रद्द कर दिया गया है। और ये जो नया प्लान है ये ऑफ कोर्स कहता है कि पैलेस्टीनियंस को यहाँ से डिस्प्लेस जो है वो नहीं किया जाएगा। ताहम ये कहना ज़रूरी है कि बाज़ एनालिस्ट का शुरू से ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी तौर पे अरब लीडरशिप को डरा के, अब ये वैसे कहना मुश्किल है जितना उन्होंने इसका चर्चा किया है कि वो डरा ही रहे थे, लेकिन कम से कम एक गोल डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि अरबों को मजबूर कर दिया जाए कि गाज़ा, वो गाज़ा जिसकी तमाम तबाही की ज़िम्मेदारी इसराइल और अमेरिका की है, उस गाज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन की तमाम तर ज़िम्मेदारी सऊदी अरब पे और अरब ममालिक पे डाल दी जाए। और वही हुआ है कि ये $53 बिलियन का जो पूरा बिल है ये अरब ममालिक उठाएंगे, जिसमें बुनियादी तौर पे जो इसको उठा रहे हैं उसमें
उसमें यूएई है, उसमें ओमान, उसमें यूएई है, उसमें कतर है और उसमें ऑफ कोर्स सऊदी अरब है, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। और 2 फेजेज़ में ये होगा। पहले 6 महीने में उसका जो रबल और मलबा है उसे क्लियर किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ बहुत खौफनाक किस्म की आ रही है। ये स्टेट ऑफ द यूनियन की वजह से है, चूँकि मैं बिल्कुल करीब हूँ पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के। अब अल्लाह करे कि ये बहुत ज़्यादा अंदर ना जा रही हो, मेरे तो अपनी आवाज़ ही मेरे कान में नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द हेलीकॉप्टर नॉइज़। तो पहला 6 महीने में मलबा क्लियर किया जाएगा। फिर एक 2 बरस है जिसमें 2 लाख घर बनाए जाएंगे। इट्स वेरी एम्बिशियस हाउसिंग यूनिट्स क्रिएट किए जाएंगे, मेरा ख्याल अपार्टमेंट्स के होंगे। और फिर एक अगला फेज़ है 2-2.5 बरस का, जिसमें मज़ीद 2 लाख हाउसिंग यूनिट्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। तो ये प्लान है, लेकिन इस प्लान के साथ एक चुभती हुई चीज़ है, वो ये है कि एक अरब गवर्निंग काउंसिल क्रिएट की जाएगी जो गाज़ा को गवर्न करेगी और हमास को उसकी मैनेजमेंट से टोटली डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ से गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइल ने यह भी कहा है कि हम सीज़ फायर करेंगे इस कंडीशन पे, जो भी सीज़ फायर का झगड़ा चल रहा है, आप देख रहे हैं गुज़श्ता 48 घंटे से, कि टोटली हमें गाज़ा डीमिलिटराइज, डीवेपनाइज चाहिए, जिस पे हमास का कहना है कि ये बहुत मुश्किल है ये चीज़ अचीव करना और इसकी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है चंद घंटों में। थैंक यू वेरी मच।